हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक 35 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर बिहार टीआरई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी पढ़ते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो किस किस एग्जाम में आपके तैयारी में काम आ सकता है। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो आप लोग से भी अनुरोध है, आप लोग भी कमेंट किया करिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ईएमपी मार्ग से 2 एटीपी अणुओं के अतिरिक्त एक और यौगिक के 2 अणु बनते हैं, वह यौगिक कौन सा है? ईएमपी पाथवे जो है, इसमें एटीपी अणु बनते हैं। पूछा जा रहा है इसके अलावा एक और, मतलब 2 और अणु बनते हैं, वो किस चीज़ का है? इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा NaDH2। क्या? NaDH2। NaDH2 यौगिक के 2 अणु ट्रायोस फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 5वें चरण में बनते हैं और ग्लाइकोलिसिस के अंत में एटीपी के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस को 3 जर्मन वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया है। क्या नाम है उनका? ई से हो गया एम्बेडेन, एम से हो गया मेयरहाफ और पी से हो गया पारनास। इन्हीं के नाम पे इसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इसी को ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है। इसमें 2 एटीपी का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है और 2 NaDH2 भी बनता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? देखिए, इनमें से पूछा कौन सा सही मिलान है। एक चीज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ जरूर देख लिया करिए कि यहाँ सही लिखा है कि सही नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आता हुआ भी कभी कभी गलत हो जाता है। एक सही है नहीं है के कंफ्यूजन में। ठीक है, पूछा गया कौन सा सही है। ग्लू ग्लूकेगॉन हाइपोग्लाइसीमिया, क्या ग्लूकेगॉन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है? तो नहीं। ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में जो है एटीपी के अणुओं के अतिरिक्त एक यौगिक, मतलब एक यौगिक है जिसके 2 अणु और भी बनते हैं, जिसे NaDH2 कहते हैं, और इसमें पायरुविक एसिड भी बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या ऊतकों का हिस्टोलिसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में TAC चक्र होता है। इसी को क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, TCA होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, TCA चक्र या इसी को जो है क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, कोशिकीय श्वसन जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्लाइकोलिसिस, एक ये क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर मस्कुलर कंस्ट्रक्शन स्टोर इज द मसल्स टिश्यू इज इन द फॉर्म ऑफ। मांसपेशियों के संकुचन के लिए अधिकांश ऊर्जा पेशीय ऊतक में किस रूप में संचित होती है? एटीपी, फास्फोनाइल पायरुवेट, साइक्लिक AMP, फास्फोनाइल पायरुवेट 2 बार दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका सही जवाब है भी नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा ATP। मांसपेशियों के संकुचन के लिए अधिकांश ऊर्जा जो है वो पेशीय ऊतक में ATP के रूप में संचित होती है। मांसपेशी के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन ये दोनों भी आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र को बोर प्रभाव के दाईं ओर स्थानांतरित करेगी? देखिए, आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, एक चार्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी स्थिति है जो बोर प्रभाव के दाईं ओर स्थानांतरित करेगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, pH। जो लो pH होगा उसमें ऐसा होगा। जब तापमान बढ़ता है तो ऑक्सीकरण पृथक्करण वक्र सिग्मॉइड हो जाता है। ठीक है, और जब लो होगा तो ये हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड उच्च होगा तब क्या होगा? जब उच्च होगा
तब क्या होगा, केवल दाईं ओर स्थानांतरित होगा। जब लो होगा तो क्या होगा, बाईं ओर, दाईं ओर स्थानांतरित होगा। 1 मिनट रुक जाइए। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव प्रवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाहिनी ओर खिसकता है, जबकि निम्न कार्बन डाइऑक्साइड में जब होगा तो वो बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, निम्न कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो बाईं ओर, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो दाईं ओर। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के कितने अणु मायोग्लोबिन के 4 अणुओं से बंध सकते हैं? तो ऑक्सीजन के जो होते हैं 4 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु मायोग्लोबिन के 4 अणुओं से बन सकते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मायोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बंधे होते हैं, जबकि अगर मायोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन दे दे तो हीमोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन के 16 अणुओं से बड़े होते हैं। कितने? 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, पैरविक एसिड या अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन टीजीटी और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा पैरविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पैरविक एसिड है। कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था जिसमें ग्लूकोज से पैरविक अम्ल का निर्माण होता है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन दोनों ही ग्लूकोज में पैरविक अम्ल का निर्माण करते हैं। ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और अनाक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात करें ग्लाइकोलिसिस की तो ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ऑक्सीशोषण होता है जो क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के 4 अणु बनते हैं और एटीपी के अणु फास्फोराइलेशन में खर्च हो जाते हैं 2, और बचते कितने हैं? 2 बनते हैं, यानी कि 2 शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एरोबिक रिस्पायरेशन इन। वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही क्या है? अब देखिए यहाँ पे अंतिम उत्पाद नहीं पूछा है, अंतिम ग्राही पूछा है। अंतिम ग्राही क्या होगा? तो वो हो जाएगा, क्या वो जल है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, साइटोक्रोम A3 है या फिर FMN है? सही जवाब ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, आणविक ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है? केल्विन चक्र, पीपीपी, बीटा ऑक्सीडेशन या फिर ईएमपी? सही जवाब ऑप्शन सी, बीटा ऑक्सीडेशन। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि बीटा ऑक्सीकरण है। फैटी अम्ल बीटा ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फैटी अम्ल टूट जाते हैं तथा यकृत तथा एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, यह कहाँ होता है? यह लीवर और एडिपोज टिश्यू में होता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज फ्रांज नूप के द्वारा इसका खोज किया गया था, बीटा ऑक्सीकरण का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वसीय एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि कहाँ है, क्या है मुख्य विधि, क्या है? तो बीटा ऑक्सीकरण है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल को एंजाइम से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? यानी जो क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसमें एक एसिटिल को एंजाइम से कितने एटीपी बनते हैं? तो 12 एटीपी बनते हैं। कितने? 12 एटीपी। कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो 36। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी और एक एसिटिल को एंजाइम से 12 एटीपी, और ग्लूकोज के एक अणु से अपूर्ण ऑक्सीकरण से कितना होता है? तो 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है अपूर्ण ऑक्सीकरण से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में टोटल 8 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जब पूर्ण अभिक्रिया होती है तो इसमें 4 - 2 हो जाता है, क्योंकि 4 जो है ये यूज हो जाता है और शुद्ध लाभ जो होता है वो 2 एटीपी का प्राप्त होता है। इतना मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार आपका अपना परिवार है और मैं हर कदम आपके साथ खड़ी हूँ। बस आपको कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहा करिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो अपनी भी जिम्मेदारी पूरा किया करिए।
कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर होता है वो हमने कई बार पढ़ लिया। क्रेब्स चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और जिसे टीसीए साइकिल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। इसी को सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज क्रेब्स के द्वारा की गई थी 1936 में, जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही जवाब। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कल के कमेंट दिखाने को कहा था पर नहीं दिखा पाई, भूल गई मैं। अब आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। देखिए, ये हमारे कुछ साथी सहयोगी हैं जो लगातार हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जैसे मनु अंसारी ये लोग। उसके अलावा अगर बात करें नीलम यादव जी, इनका हर वीडियो पे लगभग कमेंट देखने को मिलता है। मनु अंसारी का भी आता है। बहुत लंबे टाइम से ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इनको हमारे पढ़ाने का तरीका, VWU जी का, अजय कुमार यादव जी, नीलम यादव जी, अर्चना रावत जी, कविता कुमारी, अर्चना रावत, ये लोग बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं और इन लोग को हमारे हो सकता है पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो। इस तरह से अगर आप भी हमारे साथ का बहुत टाइम से जुड़े हैं और आपको भी हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोग को बार बार लगता होगा मैम बार बार कमेंट के लिए कहती हैं, झूठ बोलती हैं, सब लोग तो सब्सक्राइब करके रखे, मैम ऐसे बोलती रहती हैं। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर की लिस्ट है। अरे यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे पेन चल रहा है, बैक हो जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे, रुकिए। ये देखिए, नॉट सब्सक्राइबर में आपको 59.5% लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनको पसंद आता है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्रिप्शन में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें कितना मोटिवेट कर जाता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा उनसे अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ कॉमन बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के दौरान में क्या सामान्य होता है? क्या दोनों में सिमिलर सबस्ट्रेट होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुविक एसिड, या ऑल ऑफ दिस? दोनों में सामान्य क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये अवायवीय और वायवीय दोनों श्वसन में होता है, ये दोनों में समान कड़ी है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस को ही हम EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके तीन साइंटिस्ट एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारानास, इन तीनों ने मिलकर इसकी खोज की थी, इसलिए इसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जर्मन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या कितनी है? तो क्रेब्स चक्र में NADH2 4 बनते हैं। कितने? 4 बनते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने 1937 में की थी और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। 3 ATP अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक है, अगला, ATP के एक अणु द्वारा कितनी ऊर्जा की मात्रा, एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा, ATP के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा 7.3 किलो कैलोरी। NADH2 के एक अणु से ATP के 3 अणु संश्लेषित होते हैं और ATP के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो 7.3 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि NADH2 के एक अणु से कितने ATP संश्लेषित होते हैं? तो 3 ATP। और एक ATP से कितनी ऊर्जा निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, व्हाट इज द C2 साइकिल? C2 चक्र क्या है? C2 चक्र को ही ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाशीय श्वसन क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पूर्ण होता है और C3 चक्र के समय बना ग्लाइकोलिक अम्ल आधार का कार्य करता है। यह एक C2 यौगिक है, अतः इस चक्र को C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए जो फेफड़ों की क्षमता होती है वो 5800 या फिर 6 लीटर होती है। कितनी? 5800 या 6 लीटर। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा और ये TGT बायोलॉजी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो नियरेस्ट है यही आप मार्क कर दीजिए, क्योंकि कोई और विकल्प आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ये मार्क कर दीजिए, लेकिन इसका जो सही जवाब होता है वो 5800 होता है। कितना? 5800 या फिर 6 लीटर। ठीक है, क्योंकि VC + RC ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी और रिजर्व वैल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी होती है 4600 और रिजर्व वैल्यूम होती है 1200। इन दोनों को मिलाकर टोटल लंग कैपेसिटी निकाला जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी जोड़ने पर 5800 आता है, इसे 6 लीटर के लगभग मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन,
अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू। दमा श्वसन संबंधित एक रोग है जो उत्पन्न होता है। इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग, ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, या फिर एक मिनट यार क्या हो रहा है, स्पैम इन ब्रोंकियल मसल। असम जो है सॉरी अस्थमा जो है ये किसमें इन्फेक्शन से होता है, तो ब्रोंकियल मसल के। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दमा जो है ये श्वसन संबंधित एक रोग है जो ब्रोंकियल पेशियों में स्पॉन्ज से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन के पूर्व पार्विक अम्ल बनता है। लैक्टिक एसिड, एसिटो एसिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल, या फिर एसिटिल कोएंजाइम ए। यार क्या, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलो एसिड अम्ल के संयोजन से पूर्व पार्विक अम्ल एसिटिक कोएंजाइम ए बनता है। अगला, O2 कंटेन इन द एयर वी एक्सपायर्ड इज। हमारी उच्छ्वास यानी कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, कितनी होती है, 16%, 18%, 20% या 25%। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सॉरी क्या हो रहा है यार आज 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले तो 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सांस लेना इंस्पायर, सांस छोड़ना एक्सपायर होता है। मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन कितना होता है, तो निष्कासित वायु में 16% होता है। कितना होता है, 16%। अगला क्वेश्चन। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है लिंक रिएक्शन इन रिस्पायरेशन इन्वॉल्व। क्या होता है, पार्विक अम्ल का बनना, एसिटिक कोएंजाइम ए का बनना, सैक्सेनिक अम्ल का बनना, या आइसोसिट्रिक अम्ल का बनना। क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। श्वसन की कड़ी यानी लिंक अभिक्रिया में एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक क्या है, तो मैलिक अम्ल के लिए जो श्वसन गुणांक होता है ये हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 से ज़्यादा। अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछ लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, और वसा और प्रोटीन के लिए 1 से कम, वसा और प्रोटीन के लिए 1 से कम, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 से अधिक। ठीक है, मैलिक अम्ल के लिए 1 से ज़्यादा, मैलिक अम्ल के लिए 1 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ KOH कंटेन इन द यूट्यूब इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज। ऑक्सीकरण की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का क्या कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर। आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ठीक है, यू नली में रखे गए KOH का क्या कार्य है, तो आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। मैं बहुत एनर्जेटिक सेशन लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा खांसी आ रही, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ऐसे वीडियो दे रही हूँ। अगर आप नए हैं तो घबरा के भागिएगा नहीं, पुराने वीडियो चेक करिए या आने वाले वीडियो का वेट करिए, आपको फिर से एनर्जेटिक सेशन मिलने लगेगा। अभी थोड़ा सा गले में दर्द है खांसी की वजह से, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप भागिएगा नहीं घबरा के, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे वीडियो आपको फिर से वैसे ही मिलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, द इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज। श्वसन की अनियमितता क्या कहलाती है। देखिए, श्वसन जो होता है ना, अगर इसमें अनियमितता हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, ये डिस्निया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्निया कहलाएगी। ठीक है, और जब सांस लेते हैं उस समय जब दर्द होता है और उसको भी डिस्निया कहा जाता है। एक होता है हाइपरनिया। हाइपरनिया क्या होता है, तो समान स्थिति से अधिक दर, यानी कि जब हम श्वसन ऐसे नॉर्मल ले रहे हैं तो थोड़ा तेज लेने ऐसे लेने लगे तो उसे हम हाइपरनिया कहते हैं। यूपनिया क्या है, यूपनिया जब समान ब्रीदिंग जैसे नॉर्मल टाइम पे लेते हैं वो यूपनिया है। और एपनिया क्या है, तो इसमें जो है श्वसन होता नहीं, ब्रीदिंग होती नहीं है। ठीक है, यूपनिया में ब्रीदिंग नहीं होती है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, PGT बायोलॉजी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के कितने अणु मुक्त होते हैं। इसी को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, और इसमें पानी के जो अणु मुक्त होते हैं वो 1 होते हैं। कितने, 1 अणु मुक्त होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी है, उसे एसिटिल कोएंजाइम ए कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु
तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है और बचा हुआ अणु कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये दोनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है, मतलब क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगर माइटोकॉन्ड्रिया देख के उसमें पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, तो उसके मैट्रिक्स में। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल को एंजाइम ए के निम्नलिखित में निम्न से संयोजन से होता है। किसके संयोजन से होता है? तो हम लोगों ने देखा था एसिटिल को एंजाइम ए। नहीं, रुक जाइए। क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल को एंजाइम ए के निम्न से संयोजन से होता है, मतलब एसिटाइल को एंजाइम ए किससे मिलेगा तब 6 कार्बनिक यौगिक बनेगा? तो ये बनेगा ऑक्सैलो एसिड से। किससे? ऑक्सैलो एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए मिल जाएगा, तब 6 कार्बन यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु से एटीएस चक्र में कितने अणु बनते हैं? टीसीए चक्र में कितने अणु बनते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अणु। ये क्वेश्चन जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्रेब्स चक्र में पार्विक अम्ल के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु, जल के 5 अणु तथा एटीपी के 15 अणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, वोकल कॉर्ड्स अकर इन। वोकल कॉर्ड्स होते हैं फेरिंक्स, ग्लॉटिस, ब्रांकियल ट्यूब या फिर लैरिंक्स। वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लैरिंक्स में। वोकल कॉर्ड लैरिंक्स में पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड या इसी को स्वर रज्जु कहते हैं। ये रज्जु थायराइड उपस्थिति को क्रिकॉइड उपास्थि से जोड़ता है। फेफड़े से बाहर निकलते समय जब वायु यथार्थ स्वर रज्जुओं के बीच से निकलती है तो इसमें कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है वोकल कॉर्ड पे और ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पार्विक अम्ल सिट्रिक अम्ल में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन से पहले परिवर्तित हो जाता है। पार्विक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलो एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, क्या कहलाता है ये घटना? लैक्टिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, सिस को एसिटिक एसिड या फिर एसिटिल को एंजाइम ए। पीसीएस और टीजीटी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पार्विक अम्ल सैट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो कोएसिटिक अम्ल से संयोजन से पहले किसमें होता है? तो एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के 2 अणु का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए अणु कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल व जल से क्रिया करके साइट्रिक अम्ल बनाता है। साइट्रिक अम्ल जो है, साइट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं। और अगर पूछा जाए वो अम्ल कौन कौन से हैं, तो ऑक्सैलो सक्सेनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूएटिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैनिक अम्ल, ये सब बनते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अणु व हाइड्रोजन के 8 परमाणु मुक्त होते हैं। अंत में मैलिक अम्ल का परिवर्तन ऑक्सैलिक अम्ल में हो जाता है या पुनः दूसरे पार्विक अम्ल के अणु के साथ संयुक्त होकर क्रेब्स चक्र में पुनः प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करिए, तो अगला टॉपिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, थैंक यू।